अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स और आज हम एक बड़ा सा सवाल करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको सवाल लिखवा दूँ आज का। साथ साथ लिखते रहिएगा ताकि आपका वक्त भी बचे। ठीक है। सर मेरा आपसे एक सवाल है। जी। सर ये पहले से क्यों नहीं लिख देते? मतलब आप पहले से ही अगर तैयार करके रखें और हमारे आपसे भी हमें एक्सप्लेन कर दें ये सवाल है, जैसे बुक में लिखा हुआ होता है पहले से आप सिर्फ सवाल पढ़ देते हैं, तो आप हाँ ऐसा कर लें। यार देखो, एवरी टीचर हैज़ इट्स ओन वे ऑफ टीचिंग। तो मैं उसी वक्त लिखता हूँ ताकि जो है बच्चे को बेहतर क्लियर, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेहतर क्लियर होता है। अच्छा वो लिखा होता है सब कुछ पहले से ही, सब कुछ लिखा हुआ होता है तो सब कुछ उसको पता नहीं चलता कि कौन सी वैल्यू पे कहाँ से आ गई। कुछ बच्चों को क्लियर हो जाता है। अब मुझे पता है तुम्हारा, लेकिन बहरहाल बस एक एवरीवन हैज इट्स ओन वे, आई हैव माय ओन वे, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। चलें सही सर, हाँ बेहतर आपको सर बेहतर। ओके। फॉर द गिवन डेटा फाइंड द फॉलोइंग। For the given data, find the following. Number one, class boundaries. Number two, relative frequencies. Number three, cumulative frequencies less than and more than. Number four, midpoint. चार कॉलम बहुत है मेरे ख्याल से बस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें जो सवाल करेंगे उसके अंदर हमें चार कॉलम्स बनाने होंगे नए। ठीक है ना। जब क्लास बाउंड्रीज बनानी होती हैं, जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनानी होती हैं, जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनानी होती हैं या मिड पॉइंट निकालना होता है, तो दो कॉलम्स आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। कौन दो कॉलम्स गिवन होते हैं? पहला कॉलम होता है जी क्लास इंटरवल और दूसरा कॉलम होता है जी फ्रीक्वेंसीज। दो कॉलम्स आपको गिवन होते हैं। ठीक है ना। दे आर द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इससे पहले जो मैंने आपको सवालात कुछ कराए थे, तो मैंने आपको ये बताया था कि क्लास इंटरवल कैसे बनते हैं, फ्रीक्वेंसीज कैसे निकलती हैं, टैरीज होती हैं इन दोनों के बीच के अंदर। लेकिन अब इससे हम आगे की बात जो हम कर रहे हैं उसके अंदर क्या होता है कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी गिवन होते हैं एंड उससे आगे की हमें काम करना होता है। जैसे क्लास बाउंड्री हम बनाएंगे, चार कॉलम इसके आगे बनेंगे, तो दो ये हो जाएंगे, चार और कॉलम बनेंगे, टोटल 6 कॉलम हो जाएंगे। अभी आप देखिएगा 1 10 11 20 21 30 31 40 41 50। ठीक है। फ्रीक्वेंसीज 4 5 6 8 7। अच्छा तो ये क्या है जी, ये सवाल अभी तक आंसर शुरू नहीं हुआ। हो गया क्या? हाँ हो गया। सही हो गया। हाँ रैम खराब हो गई। मैं तो उस वक्त रैम को बोला था। अच्छा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल आपके सामने कंप्लीट है। अब हम चार कॉलम्स बनाएंगे जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया। एक, क्लास बाउंड्रीज। दूसरा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तीसरा,
cumulative frequencies दो होती हैं, दोनों कर लेते हैं, लेस देन more than, and the last column midpoint. ये सारे कॉलम्स हमें बनाने होंगे, ठीक है। सही है भाई। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्लास बाउंड्रीज। अगर आप चाहें तो क्लास बाउंड्रीज की आप लिख लीजिएगा डेफिनेशन। ये आपकी स्क्रीन पर क्लास बाउंड्रीज की डेफिनेशन लिखी हुई है। In class boundaries, the upper value of the last class boundary is equal to the lower value of the next class boundary. In class boundary, the upper value of the last class boundary is equal to the lower value of the last class boundary आएगा ये। ठीक है जी, जरा लिख लें, एटलीस्ट एक स्क्रीनशॉट। बेहतर है कि हाथ के हाथ लिखा करें, और सिर्फ अगला हफ्ता ही है, उसके बाद वैसे भी हमारी इंशाल्लाह आमने सामने क्लासेस होंगी। 15 सितंबर से SOPs भी लॉन्च हो गए हैं। आप सबको मास्क पहन कर आना होगा, और सर के लिए भी आप रोजाना मास्क लेकर आएंगे एक एक करके, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, लिख लिया होगा। आई होप आपने मिड पॉइंट की भी डेफिनेशन लिख ली होगी। अब आ जाए, लेट्स बैक टू द क्वेश्चन। क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज कैसे निकलती हैं, ये देखें। लेट मी टेक द लाइट, स्पॉटलाइट, यस। ये देखें, अब ये क्लास इंटरवल है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जा रहा है। अब इसके अंदर दो वैल्यू है, एक लोअर क्लास इंटरवल कहलाती है, जो कम वैल्यू होती है वो लोअर क्लास इंटरवल कहलाती है, जो बड़ी वैल्यू होती है वो हायर क्लास इंटरवल कहलाती है। ठीक है जी, दो वैल्यूज होती हैं, एक लोअर क्लास इंटरवल कहलाती है और एक अपर क्लास इंटरवल कहलाती है। सही है। अब इसी तरह 11 और 20 है, तो 11 लोअर क्लास इंटरवल और 20 अपर क्लास इंटरवल। 21 लोअर, 30 अपर, 31 लोअर, 40 अपर, 41 लोअर एंड 50 अपर। ठीक है जी, यानी कि हर क्लास इंटरवल में दो जो है वो वैल्यूज होती हैं, एक लोअर होती है और एक अपर होती है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें से क्या करना होता है, हमने माइनस करना होता है 0.5। ठीक है ना, जब 1 में से माइनस करेंगे 0.5 तो इट विल बी 0.5। अब 10 में हम ऐड करेंगे तो इट विल बी 10.5। तो किस तरह से ये आया, 1 में से माइनस किया 0.5 तो ये 0.5 हो गया, 10 में हमने ऐड किया 10.5 तो ये 10.5 हो गया। ठीक है ना। अब ये 11 है, 11 में से माइनस करेंगे 0.5 तो इट विल बी। सर एक सवाल, ये हमने माइनस प्लस क्यों किया? ये क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका है। बेसिकली क्लास इंटरवल्स हमारे पास मौजूद हैं और हम इससे बना रहे हैं क्लास बाउंड्रीज।
तो क्लास बाउंड्रीज में हम क्या करते हैं, ओके तमाम लेफ्ट वाली जो वैल्यूज होती हैं उसमें से 0.5 को हम माइनस कर देते हैं और जो तमाम राइट वाली वैल्यूज होती हैं उसके अंदर हम 0.5 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 10.5 11 में से 0.5 माइनस हो गया, इट इज 10.5, 20 में ऐड हो जाएगा तो 20.5 हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी तरह 20.5, 30.5, 30.5, 40.5 and 40.5, 50.5। अच्छा अब देखो और तलब बात क्या है, Insert, shape, क्लास बाउंड्री किसे कहते हैं, बेसिकली जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसकी आखिरी वैल्यू और एक और की जो ये वाली वैल्यू, जब ये दोनों सेम हो जाए, ठीक है जी, जब ये दोनों क्या हो जाए जी, सेम हो जाए, इसे कहते हैं बेसिकली क्लास बाउंड्री। अब देखें क्या हुआ कि पहला जो क्लास बाउंड्री वो 10.5 पर खत्म हो रही है और जो दूसरी क्लास बाउंड्री शुरू हो रही है वो 10.5 से ही शुरू हो रही है। अब इंटरवल देखें, ये था इंटरवल और ये था बाउंड्री। इंटरवल में क्या था, गैप था, अगर पहला इंटरवल 10 पे खत्म हो रहा है तो दूसरा 11 से शुरू हो रहा है, यानी कि एक का नंबर का क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। यहाँ पर उस डिफरेंस को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया कि पहली बाउंड्री जो है वो 10.5 पर अगर खत्म हो रही है तो दूसरी बाउंड्री 10.5 से ही शुरू हो रही है। तो अगर आपने क्लास बाउंड्रीज सही बनाई होंगी तो उसका पता कैसे चलेगा, अगर आपने क्लास बाउंड्रीज सही बनाई होंगी उसका पता आपको इसी तरह चलेगा कि ये आपकी वैल्यूज में मैच होंगे, जिस तरह आप देख रहे हैं 10.5 10.5, 20.5 20.5, 30.5 30.5, 40.5 40.5। अगर ये तो आपकी वैल्यूज इस तरह से मैच हो रही, जिस तरह से मैंने आपको एरो बनाकर अभी दिखा दिया, अगर इस तरह से ये वैल्यूज आपकी मैच हो रही हैं इसका मतलब ये है कि आपने बिल्कुल सही किया है। अगर आपकी ये वैल्यूज मैच नहीं हो रही इसका मतलब है कि आपने कोई कांड कर दिया है, गलती कर दी है कुछ, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हमें पता चला। तो आई होप कि आपको क्लास बाउंड्री बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर आपके आ गया है समझ में तो से यस, और अगर नहीं आया तो से नो। अच्छा आवाज़ में बिल्कुल नेट का इशू है यहाँ पर और बहुत सारी कराची के मुख्तलिफ मकामात पर नेट का इशू आ रहा है। आई होप इट विल गेट बेटर tomorrow. Further I will provide you recording as well. I hope so कि रिकॉर्डिंग में तो बिल्कुल क्लियर आवाज़ आएगी मेरी। ऐसा तो नहीं है मुसलसल सही भी तो आ रही होगी, कभी कभी ख़राब हो रही होगी, कभी सही आ रही होगी, ऐसा चल रहा होगा कुछ, मिला जुला रुझान होना चाहिए। हाँ सर, बीच में आवाज़ फ्लक्चुएट कर जाती है, वैसे तो सही है आवाज़ आपकी। चलो ठीक, अच्छा जी। अच्छा क्लास बाउंड्री के बारे में बताइए, समझ में आया या नहीं? चैट में ज़रा यस सर या नो सर लिख दें। समझ में आ गया तो यस सर लिखते हैं, जिसका नहीं समझ में आया स्पेशली नो सर ज़रूर लिखें ताकि उसी पर मैं थोड़ा और फोकस करूँ। ओके बेटा आप लेट आए हो, हाइट का नाप थे नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, नहीं तो तुम्हारे समझ में नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता था अगर तुम होते। चलो कोई बात नहीं, हाइट मैं अभी आपको समझाऊंगा। हाँ मौलवी साहब मैं आपको समझाऊंगा दोबारा, आप बेफिक्र रहें। अब बाकी 4 कॉलम देखें, अभी तो 4 कॉलम है, ये दोबारा समझा दूँ, कोई इशू नहीं। अच्छा सुने आप, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी सुने पहले। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का तरीका क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला मैं ऊपर लिखता हूँ ना यहाँ पर, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू करंट फ्रीक्वेंसी divided by
जी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या है फॉर्मूला? करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अब देखिएगा, ये देखें, ये जो टोटल है फ्रीक्वेंसी का वो यहाँ पर है, नजर आ रहा है आपको? 30 नजर आ रहा है? लेट मी टेक स्पॉटलाइट। यस, ये देखें, this is the 30, this is written 30 and this is the total of frequency. This is what the total frequency, ठीक है। अब करंट फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर मैं इस रॉ की बात करता हूँ, ठीक है, इस रॉ की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी करंट फ्रीक्वेंसी 4 है और टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 30। तो फिर किस तरह से निकलेगा? इसमें इक्वल दबाएंगे हम, तो करंट फ्रीक्वेंसी क्या है जी इसकी? 4 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है ना। आप देख रहे हैं, नजर आ रहा है आपको कि मैंने पहले 4 लिखा। अच्छा जी, देखा आपने, मैंने करंट फ्रीक्वेंसी से 4 लिया और टोटल फ्रीक्वेंसी से 30, और ये मैंने इक्वल दबाया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0.13333 इसका आंसर आ गया। सही है जी। अब जो सेकंड रॉ है उसमें आपको क्या नजर आ रहा है? 5। तो ये मैंने 5 दबाया और टोटल क्या है जी? 30। तो दूसरे में क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा। सर आपको, सर लिटरली ना आपकी आवाज़ बहुत अटक रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है क्लास में, बहुत लैग हो रहा है सर। मैं जरा चेंज कर रहा हूँ अपनी पोजीशन, शायद कुछ बेहतर हो, देखना आप, शायद बेहतर हो जाए। हाँ आप चला चेंज कीजिएगा। अच्छा जी, अभी आवाज देखो कैसी आ रही है। अभी सर आप पढ़ाना शुरू करें, अभी तो ठीक आ रही है फिलहाल। हाँ हाँ, बताता हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, तो भाई इसमें देखें आप, सेकंड रॉ जो है उसकी करंट फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 5 एंड द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 30, ठीक है ना। आपने नजर आ रहा आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में मैंने लिखा 5 लिखा, फिर 30 लिखा, अब मैंने इक्वल दबाया तो इसका आंसर आ गया 0.1666667, ठीक है। इसी तरह एक और रो है, थर्ड रो, इसमें फ्रीक्वेंसी 6 है, डिवाइडेड बाय हम 30 करेंगे, इसका आंसर आ गया 0.2। फिर 8 है तो हम 8 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, ये आ गया। इसी तरह फिर क्या है? 7, तो 7 डिवाइडेड बाय 30 हम करेंगे तो आंसर क्या आ गया? 0.2333। अब इसका हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। द टोटल इज 1। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा 1 आता है। आवाज की क्वालिटी के बारे में बताइएगा, कुछ बेहतर हुई क्या? हाँ सर आवाज़ आपकी बेहतर होगी, दफ़ा रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आप रिपीट कर देगा सर। ओके ओके, देखें जी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, सही है। अब करंट फ्रीक्वेंसी पहली रॉ की क्या थी? 4, और इसका टोटल क्या था? 30। तो मैंने क्या किया? मैंने 4 डिवाइडेड बाय 30 किया। करंट फ्रीक्वेंसी के लिए 4 ले लिया, न्यूमरेटर में मैंने 4 रख दिया, डिनोमिनेटर में मैंने 30 रख दिया, दैट इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। अब जब मैंने इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया। इसी तरह दूसरी में मैंने क्या किया? दूसरी में करंट फ्रीक्वेंसी 5 थी, टोटल फ्रीक्वेंसी 30 थी, मैंने डिवाइड किया, 0.166 का आंसर आ गया। फिर थर्ड में क्या था? करंट सर ये 30 कहाँ से आ रहा है? 30, ये देखें, ये 30 फ्रीक्वेंसी का टोटल है। ये 4 5 6 8 7 जो है इसका टोटल जो है वो 30 है। दिस इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ना। देखिए फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? टोटल फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है ना। अब टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? ये 30 है, इसका सम देखा आपने? ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, अच्छा जी, तो ये दो कॉलम हो गए, क्लास बाउंड्री हो गया और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर समझ में आ गया है तो यस सर लिख दें, ठीक है ना। तो फिर आगे चलता हूँ। सर मुझे एक सवाल करना था। जी बोलिए जवाब। सर जो टॉपिक होते जा रहे हैं आप वो सवाल बताते रहें कि 5 ईयर में कौन कौन से साल पे आया हुआ है।
असल में देखें, आप फाइवर खरीद लें, ये अगला हफ्ता है, हम अगले अगले हफ्ते के बाद हम क्योंकि आमने सामने होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको वहीं फाइवर सॉल्व कराऊंगा। अभी फिलहाल ये जो मैं सही पढ़ा रहा हूँ, अच्छा अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ डेफिनेटली दे आर द पार्ट ऑफ 5 ईयर। ऐसा नहीं है कि ये पास पेपर्स में नहीं आए हुए हैं, जो कुछ मैं आपको कराऊंगा वो आपको पास पेपर्स में नजर आएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास किसी के पास है तो मुझे कोई 2-3 साल मुझे व्हाट्सएप कर दे तो मैं अभी शेयर कर देता हूँ कि कहाँ पर आया भाई, ठीक है ना। अगर आपके पास है तो मुझे व्हाट्सएप, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर दें। वैसे तो मैंने फ्लोर चेंज कर लिया, वो ऊपर वाले फ्लोर पर ही मेरा मोबाइल है। खैर चलें आगे बढ़ता हूँ ना, अभी तो ये सवाल तो कंप्लीट करें ना। अच्छा आगे सुने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन क्या होता है? उसके अंदर ये होता है कि पहली वैल्यू आप एज इट इज लिख देते हैं। 4 है ना, 4। अब ये 4 कहाँ से लिखा मैंने यहाँ से फ्रीक्वेंसी से उठाया, देख रहे हैं आप। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बहुत इजी है, मुझे पता है आप लोग 2 मिनट में समझ जाएंगे। ये भी पहली वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई 4, ये 4 थी, ये वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ लिख दी 4, सही है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब इस 4 में क्या होगा, इस 4 में ये 5 ऐड हो जाएगा। अब आप बताइए जरा 4 + 5 क्या हो जाएगा? 4 + 5 9 हो जाएगा, ये 9 आ गया, ठीक है ना। अब इस 9 के अंदर ये जो है नेक्स्ट 6 फ्रीक्वेंसी के अंदर 9 + 6 हो जाएगा, 9 + 6 हो जाएगा 15। अब 9 + 16 15 हो गया, 15 + 8 15 + 8 हो जाएगा 23, देन 23 + 7 हो जाएगा 30। इतनी सी बात देखा आपने। सर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली है क्या? कम्युलेटिव का मतलब होता है, कम्युलेटिव कहते हैं मजमूए को, ठीक है ना। अच्छा रिलेटिव क्या कहते हैं? रिलेटिव ही बताऊं ना, आपने रिलेटिव का नहीं पूछा था किसी ने भी, तो रिलेटिव का ही बता दूं साथ में। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि टोटल से कितने % ये रिलेट करती है, टोटल के अंदर कितना इसका शेयर है। तो पहले का 0.133 शेयर था, दूसरे का 0.166 शेयर था, तीसरे का 0.2 शेयर था, चौथी का 0.26 शेयर था और पांचवी का 0.23 शेयर था, ठीक है ना। तो ये था रिलेटिव। अब कम्युलेटिव, कम्युलेटिव कहते हैं मजमूए को। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कर देना, यानी कि पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी क्या क्या कर देना, मजमुआ कर देना, ठीक है ना। अब इसको 2 तरीके हैं, ऊपर से आप जो है ना सबसे छोटी वैल्यू से लेकर चलें कि 4 इज लेस देन 9, 9 इज लेस देन 15, 15 इज लेस देन 23 एंड 23 इज लेस देन 30। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन ये कहलाता है। इसमें आप सबसे पहली वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की होती है, जिस तरह से ये फ्रीक्वेंसी में से पहली वैल्यू 4 थी, वो पहली वैल्यू आप एज इट इज लिख देते हैं, उसके बाद आप दूसरी वैल्यू ऐड करते हैं, फिर तीसरी वैल्यू उसमें ऐड करते हैं। इस तरह करते करते आपकी जो लास्ट वैल्यू होती है, देखें 30, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लेस देन की जो लास्ट वैल्यू वो क्या आ रही है जी, 30 आ रही है। अब ये और इसका टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू 30 आ रही है, इन दोनों का आपस में मैच होना जरूरी है। जैसे ये 30 अगर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए। अगर इन दोनों में ये दोनों वैल्यूज आपस में मैच नहीं होती हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने गलत किया है, ठीक है ना। देखिए मैं हर कॉलम में बता रहा हूँ आपको कि आपकी गलती किस तरह से पकड़ी जाएगी। जिस तरह मैंने क्लास बाउंड्री में बताया कि देखें ये भी 10.5 था और ये भी 10.5 था, अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब कि आपने सही किया। अगर इन दोनों में डिफरेंस होता इसका मतलब क्लास बाउंड्री सही नहीं बनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कैसे पता चलेगा, इसका टोटल 1 आना चाहिए, ठीक है जी। मैं पहले बता चुका हूँ शायद 0.95 1 1.05 ये है इसकी रेंज मैक्सिमम। 0.95 आंसर आए, 1 आंसर आए, 1.05, 0.95 से लेकर 1.05 तक जो भी आपका आंसर आएगा वो दुरुस्त माना जाएगा। लेकिन अगर 1.05 से बड़ा आ रहा है या 0.95 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब आपने मिस्टेक की है। What is the best answer? The best answer is exactly 1. The best answer is exactly 1. ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन भी आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अब इसकी मोर देन उसका उलट होगा। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे 30, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे पहले लिख देंगे, एग्जैक्टली टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 था, हमने एग्जैक्टली 30 हमने लिख दिया। अब 30 में से हम माइनस करना शुरू करेंगे। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी क्या है, नजर आ रही है क्या है सबसे पहली फ्रीक्वेंसी, बताइएगा।
4 4 है। अब 30 में से 4 माइनस करेंगे, जब 30 में से 4 माइनस करेंगे तो 30 माइनस 4 तो ये आ जाएगा 26, ठीक है ना। अब इस 26 में से सेकंड फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे, दैट इज 25, तो 26 माइनस 5 इट इज 21, ठीक है जी। अब 21 में से माइनस करेंगे 8, नहीं, मैंने 30 में से 4 माइनस किया, फिर 26 में से 5 माइनस किया, 26 में से 5 माइनस किया, 21 में से 6 माइनस करेंगे, 6, 15 में से 8 माइनस करेंगे, 15 माइनस 8 करेंगे 7, और आखिरी में यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 0, ठीक है जी। अब देखें ना, लास्ट वैल्यू सेम आ गई, 7, 7। इसका एक और तरीका क्या है कि सबसे पहले से यही वैल्यू लिखते हैं 7, अब 7 में उल्टा ऐड कर, 7 में 8 ऐड करते हैं, फिर 6 ऐड करते हैं, फिर 5 ऐड करते हैं, फिर 4 ऐड करते हैं। तो एक लेस देन का तरीका होता है, एक मोर देन का तरीका होता है, ठीक है जी। सर नाउ ये मोर देन में तो आपने बताया था कि ना हमेशा ऐड करते हैं वैल्यू, मोर देन में हमेशा ऐड होता है, और ये लेस देन में हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। अच्छा अच्छा, वो पिछली बार देखें, लेस देन मैंने आपको बता रहा हूँ ना कि सबसे लेस देन जो है उसमें सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे और मोर देन में सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे। अच्छा होता क्या है बेसिकली, सुने सुने, होता ये है कि लेस देन और मोर देन का वैसे तो अमूमन ये जो ये वाली है ना, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, होती बेसिकली ये दो टाइप की हैं, लेकिन अमूमन चलती यही वाली है खाली ना, 4, 9, 15, 23 एंड 30, यानी कि लेस देन वाली ही कंसीडर की जाती है। मोर देन वाली मैंने आपको बताई है, लेकिन जो आपकी यूज़ होती है वो सिर्फ लेस देन वाली होती है, यानी कि पहली वैल्यू एज इट इज़ लिखकर और आप उसमें ऐड करते जाएं। अच्छा, अब बात करते हैं मिड पॉइंट सर की। जो सर आपने बताया यूज होती है, तो कहाँ यूज होता है ये सब कुछ जरा बताएंगे? ये आप पास पेपर की मुझे तस्वीर भेजिएगा, कल मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ यूज़ होती है। असल में ये यूज़ होती है मीन, मीडियन एंड मोड निकालने के लिए। जब ये सारे कॉलम्स हमारे बन जाएंगे ना, तो हम निकालना शुरू करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ये कॉलम है जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। सही है? ठीक है सर। हाँ, आप पास पेपर में देखिएगा मीडियन आता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह एक क्लास बाउंड्री भी मीन, मीडियन, मोड निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, और मिड पॉइंट भी इस्तेमाल होता है। मिड पॉइंट अब मैं आपको बता रहा हूँ, मिड पॉइंट इज द एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट क्या है? एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल की जो दोनों वैल्यूज हैं, इनको दोनों को प्लस करें और डिवाइड करें 2 से। 1 + 10 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय 2। तो मिड पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई इसकी, पहली रॉ की 5.5। अब 20 + 11 इट विल बी 31, 31 डिवाइड बाय 2 15.5, ठीक है ना। अच्छा, 21 + 30 51 हो जाएगा, तो 51 डिवाइड बाय 2 इट इज 25.5। अब जरा गौर करें, 5.5 + 10 15.5 + 10 25.5 + 10 35.5 + 10 45.5। ये बन गया, सवाल आपका कंप्लीट हो गया। यानी मिड पॉइंट के दो तरीके हैं, एक तो ये है कि यहाँ दोनों को प्लस करो, डिवाइड करो 2 से। अब इसमें क्या होता है, तमाम की तमाम वैल्यूज में सेम गैप आता है। अब इसमें देखें, 5.5 के बाद 15.5 आ गया, फिर 25.5 आ गया, फिर 35.5 आ गया, और फिर 45.5 आ गया, ठीक है ना। तो सेम गैप जो है मुझसे चला आ रहा है। मिड पॉइंट की डेफिनेशन क्या है ये मैंने आपको शुरू में बता दी थी, दोबारा दिखा दूँ। The average of, ये देखें, ये लिखी हुई, the average of lower and upper class interval is called midpoint and it is denoted by x। तो एवरेज होता है लोअर एंड अपर क्लास इंटरवल का, उसे मिड पॉइंट कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय x। ये x से डिनोट होती है, ठीक है जी। यहाँ पर ये सवाल हो गया कंप्लीट। नाउ इट इज योर टर्न, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ। सर सर एक सर सवाल क्लास है। बाउंड्री, पूछिए। सर क्लास बाउंड्री एक दफा प्लीज जी जी रिपीट कर जी दें। जी, किसी और का सवाल लेता हूँ हाइट, फिर आखिरी में तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। कोई और सवाल? सर सवाल ये, सर आपने कहा था ना मीन मीडियन मोड निकालना आता है, हाँ, तो उसका सवाल कैसे आता है? क्योंकि ये वाला सवाल तो एक चेंज सवाल, मतलब इसमें तो हमने खुद ही क्लास बाउंड्रीज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी थी,
तो मीन मीडियन मोड का क्या साथ ही आता है या कैसे आता है सवाल? एक काम करना, आप फाइवर में पढ़ लेना मीन मीडियन मोड कैसे आता है। वैसे तो ये है कि जब ये जब सारे हो जाएंगे ना, तो मैं आपको पास पेपर से मीन मीडियन मोड का सवाल कराऊंगा। तो जैसे हम पास पेपर उठाएंगे आपको नजर आ जाएगा। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है आपका, उसके बाद हम पास पेपर्स पे आएंगे। अभी एक एक सर ये बताएगा कि जी बोलिए। इस चीज से कोई फर्क पड़ता है, जैसे कम्युलेटिव लेस देन आपने पिछली बार बड़े नंबर से माइनस हाँ कर करके करवाया था और अभी हाँ। आपने छोटे नंबर से स्टार्ट किया है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं होता है सच। देखें, लेस देन इज इम्पोर्टेंट, लेस देन इज इम्पोर्टेंट, इसका आप ध्यान रखिएगा कि शुरू से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली इनिशियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम मेन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, ये सब बुनियादें हैं जो बेसिकली मेन जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये उसकी बुनियादें हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन में किसी में रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, क्यूमुलेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, मिड पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब हम मेन क्वेश्चन जैसे हम पास पेपर्स उठाएंगे, इवन मैं जिसके पास फाइवर है मुझे ज़रूर एक साफ सुथरी अच्छी HD पिक्सल में मुझे तस्वीर भेजे, ताकि मैं आप लोगों से कल क्लास में शेयर करूंगा एक सवाल, और फिर मैं कोई फाइवर का एक सवाल कराना चाहूँगा, तो आप लोगों में से कोई भी बच्चा तो मुझे भेज दे, तो मैं उसको देख लूँगा और फिर इंशाल्लाह कल मैं आप सबकी क्लास चुनूँगा इसी टाइम इंशाल्लाह, तो उसमें मैं ये वाला कराऊँगा आपको। अच्छा हाइड, अब तुम्हारा सवाल मैं बता दूँ दोबारा से कि देखो क्लास बाउंड्री कैसे निकलती है। देखें, ये इंटरवल नजर आ रहा है आपको 1 और 10। अब इसमें जो लेफ्ट वाली वैल्यूज होती है उनको लोअर क्लास इंटरवल कहते हैं, और जो राइट साइड वाली वैल्यूज होती है उनको अपर क्लास इंटरवल कहते हैं। तो लेफ्ट वाली तमाम वैल्यूज को लोअर क्लास इंटरवल कहते हैं, और राइट साइड वाली तमाम वैल्यूज को अपर क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक है। अब लोअर क्लास वाली तमाम वैल्यूज में से माइनस करते हैं 0.5, तो 1 में से हमने माइनस किया 0.5, तो 1 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 0.5। 11 में से माइनस किया 0.5, तो इट इज 10.5। 21 में से माइनस किया 0.5, 31 में से माइनस किया, और 41 में से माइनस किया। तो ये जो लेफ्ट वाली तमाम वैल्यूज हैं इसमें से हमने माइनस कर दिया 0.5, और वही 0.5 हमने ऐड कर दिया राइट वाली तमाम वैल्यूज में। लेकिन इससे हुआ क्या कि क्लास बाउंड्री किस तरह तैयार हो गई। क्लास इंटरवल में अगर आप देखें, पहली क्लास इंटरवल 10 पर खत्म हो रहा है, लेकिन दूसरा 11 पर शुरू हो रहा है। लेकिन क्लास बाउंड्री में अगर आप देखें तो पहली क्लास बाउंड्री 10.5 पर खत्म हो रही है, जबकि दूसरी क्लास बाउंड्री भी 10.5 से ही शुरू हो रही है। तो इसमें जो इंटरवल था, हमने उस इंटरवल को खत्म कर दिया और ये क्लास बाउंड्री हमारी तैयार हो गई। फर्दर ये है कि आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं तो ये है कि मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग भी आपको कल तक इंशाल्लाह तमाम वीडियो की रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा। बहुत सारी वीडियो की रिकॉर्डिंग्स बेटा आप लोग नहीं भी देख पाए हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स थी मेरे पास, वो मैं आज में अपलोड करूँ। अभी थोड़ा मैं रिलैक्स हूँ, बहुत सारी मैंने अपलोड कर दी हैं और बहुत सारे अभी अपलोड करना बाकी हैं, ठीक है ना। सर एक सवाल। जी बोलिए। सर मैं लास्ट 25 डेज से आउट ऑफ सिटी था, तो जब मैं वापस आया तो मुझे एक लेक्चर दिया है कोचिंग वालों ने, तो लास्ट 25 डेज में क्या एक ही क्लास हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में बात यह है कि मैंने शेयर नहीं करे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मैंने किसी से शेयर नहीं करे। पिछले 20-25 दिन से मैंने कोई लेक्चर किसी से भी रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर नहीं किया है, वो सिर्फ मेरे पास है। सही है ना। तो मेरे पास कोचिंग से मैसेज आया था, मैंने उनसे कहा है कि मैं कल तक इंशाल्लाह करूंगा। तो अभी मैं अपलोडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट अगर आपको वीडियोस भेजता हूँ तो वो आपके मोबाइल की भी वो ऐसी तैसी कर देंगे, पूरी खत्म कर देंगे जगह को ना। तो मैं आपको लिंक दूंगा। वो लिंक क्या होता है, वो लिंक सिर्फ मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, वो पब्लिक नहीं देख सकती। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो आपको वीडियोस ही नहीं मिलेंगी, वो सारी की सारी जो है वो उसमें 3 सिस्टम होते हैं, तो उसमें से मैं अनलिस्टेड वाले पे करता हूँ। इससे भी ज़्यादा एक सिक्योर होता है, वो बहुत ज़्यादा ऑड हो जाता है। आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, ID पासवर्ड डालो फिर वो जाके वीडियो खुलेगी। उससे बेहतर है बस सिंपल ये है कि ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होती, सिर्फ आप लोग को मैं लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो खुलेगी जिसके पास वो लिंक होगा। और जब वो लिंक भी एक्सपायर हो जाता है, जैसे कि अभी मैं आपको कल जो वीडियोस दूंगा, तो अगर वो 10-15 दिन में आप देखेंगे तो देखेंगे, नहीं तो वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आप भी नहीं देख पाएंगे। सही है ना। चलें बस आज के लिए इतना बहुत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल इसी टाइम मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।